हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप मुझे आज पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो बेटा, मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चे प्रीमियम बैच में फॉलो कर रहे हैं और जो बच्चे सिलेक्शन बूट कैंप में एनरोल्ड हैं, उनको वो मुझसे मिल चुके हैं। हम लोग काफ़ी पढ़ाई भी ऑलरेडी कर चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। यूट्यूब पे भी अब मैं आने वाला हूं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेकर। तो मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाया हुआ है और अब मैं इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। तो इतना ही छोटा इंट्रोडक्शन मेरा काफ़ी है। अब आज मैं जो बात करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं कि अगले 6 महीने में, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो दिवाली हो चुकी है, दिवाली जा चुकी है। अब बचे हैं लगभग 6 महीने, यहां से 6 महीने बचे हैं नीट के लिए। आप गिन लो, मतलब गिन के 180 दिन बचे हुए मान के चलो। अगले 6 महीने में हमें अप्रोच क्या करना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डराता है, जो आपको परेशान भी करता है। और फिजिक्स ने ही 2025 में बच्चों को कहीं ना कहीं सबसे अधिक परेशान किया था, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो काफी बढ़ गया था 2025 की बात अगर हम करें तो फिजिक्स में हम सर क्या करें, फिर अगले 6 महीने में हम क्या करें। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। पहला सवाल जो आपके मन में आएगा, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सर हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो सबसे इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है मेरे पास, डोंट लीव एनीथिंग। सब कुछ, आपको सब कुछ पढ़ना। ये जो माइंडसेट है ना कि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ लेता हूं, ये मैं इतने टॉपिक पढ़ लेता हूं, ये मैं 8 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ लेता हूं, इतना कर लेता हूं, ये बहुत ही डेडली माइंडसेट होता है। ये माइंडसेट डेडली इसलिए होता है क्योंकि ये आपको प्रेरित करता है गिव अप करने पे। जैसे ही आप कहीं डिफिकल्टी फेस करोगे, थोड़ी भी दिक्कत आएगी, यू विल गिव अप। आप तुरंत बोलोगे अब ये तो करना नहीं, इससे छोड़, हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ये सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो ये माइंडसेट रखना कि हम क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ें, ये बहुत ही खतरनाक माइंडसेट है। अगर आप ये माइंडसेट लेके चल रहे हो तो बेटा आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, नहीं होगा सिलेक्शन। सब कुछ पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। ये माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि हम ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। हाँ, अब 6 महीने बचे हुए हैं, तो यहां से हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो शायद चेंज हो। हमारा पढ़ने का जो ऑर्डर है, सब्जेक्ट को पढ़ने का जो ऑर्डर है वो चेंज हो। पर कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के माइंडसेट से हम यहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि छोड़ने वाला माइंडसेट मैंने आपको समझा दिया डेडली होता है। जैसे ही दिक्कत आएगी आपका माइंड तुरंत कहेगा इसको छोड़ दो, ये नहीं करना, तुरंत कहेगा। और ये इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि बच्चे जो आधा सिलेबस छोड़ देते हैं फिर इस चक्कर पूरी। मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूं ऑफलाइन में हर दिन, भैया हमने मैकेनिक्स ही छोड़ दिया, बच्चा बोल रहा हमने मैकेनिक्स ही छोड़ दिया, पूरा मैकेनिक्स छोड़ दिया। थर्मो में दिक्कत आई, पूरा थर्मो छोड़ दिया, क्योंकि ये आपको प्रेरित करता है टू गिव अप। ठीक है, आपको कई सारे लोग दिख जाएंगे ये कहते हुए यूट्यूब पर या कहीं अलग अलग जगह पे कि यार इस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है, इसकी कम है, ऐसा एनालिसिस करते हुए दिख जाएंगे, जो कि गलत नहीं है। बट उस चक्कर में वो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेरित कर देते हैं कि यार छोड़ने का माइंडसेट डेवलप कर लो। छोड़ने का माइंडसेट इज नॉट गुड। तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, यहां से आंसर है सब कुछ पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब वो कंप्लीट कैसे करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस समय पर जो नीट के बच्चे हैं वो कई सारी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं। उनमें से कुछ मेन प्रॉब्लम 3 मैंने यहाँ पे लिखी। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। 3 प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है वो है, पहली तो बैकलॉग की प्रॉब्लम। बच्चों के बैकलॉग बन चुके हैं, उन्होंने कोई बैच ज्वाइन किया,
कहीं पे भी किया, ऑफलाइन किया, ऑनलाइन किया, कहीं से भी किया, और फिर कुछ दिन वो कंसिस्टेंसी से पढ़ पाए और फिर उनका बैकलॉग कवर क्रिएट हो गया क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। फिर कोई बच्चे हैं डिड नॉट स्टार्ट येट, कुछ बच्चे ऐसे जो बोल रहे हैं हमने तो स्टार्ट ही नहीं की तैयारी अभी तक। क्यों नहीं की? उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा काउंसलिंग में बैठ रहा हो, काउंसलिंग के लिए वेट किया हो उसने लंबे समय तक, अब उसको काउंसलिंग में नहीं मिली कॉलेज, तो अब वो तैयारी में आया, वापस आया। हो सकता है कोई बच्चा 1-2 महीने 3 महीने ब्रेक लेने चला गया हो, तो उसने प्रॉपरली अभी तक स्टडी चालू नहीं की, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। पर हाँ, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, या किया है तो फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं कर रहे हैं, हल्की हल्की तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जिस तरीके से पढ़ा जाता है ना, वैसी तैयारी नहीं कर रहे, ठीक। तीसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पढ़ तो रहे हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सब्जेक्ट में। हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम, क्योंकि कई सारे बच्चों को डराया भी बहुत ज्यादा जा रहा है, क्योंकि नीट 2025 के पेपर को बेस बना के कई सारे लोग डरा भी रहे हैं बच्चों को, तो कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पा रहे। तो ये 3 दिक्कतें हैं मेनली, ये मेनली आपके पास 3 दिक्कतें हैं। अब बच्चे जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के बच्चे, उनकी हम पहले बात करेंगे। वो बच्चे जिन्होंने अभी पढ़ना जस्ट हाल ही में चालू किया या हल्का हल्का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट ही किया है जस्ट पढ़ना, पहले मैं उनकी बात करूंगा। और उनकी बात करूंगा जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आया, पढ़ा तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो अब हम आगे क्या करें। तो ये जो बच्चे हैं जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में लाई करते हैं, राइट, उनके लिए एक प्लान मैं छोटा सा आपको बताने कि कैसे आपको अगले 6 महीने अप्रोच करना चाहिए। मैंने अगले 6 महीने को कुछ फेजेस में डिवाइड किया, कुछ फेजेस में मैंने अगले 6 महीने को मतलब पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। पहला फेज वो है जिसमें हम क्या करेंगे, ज्यादा स्कोरिंग वाले जो चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, उनको कवर करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। ये ग्रीन चैप्टर्स, ग्रीन चैप्टर्स का मतलब ये मस्ट डू चैप्टर्स है, कोई भी एस्पिरेंट इन चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर आप यही छोड़ के चले जाओगे तो फिर नीट की रेस से आप बाहर, यू आर आउट ऑफ द रेस। ये चैप्टर आपको करने ही करने। अब वो बच्चे जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो जिनकी उतनी अच्छी, मतलब जिन्होंने जस्ट पढ़ना चालू किया है या जो उतना कॉन्फिडेंस अभी गेन नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को इन ग्रीन चैप्टर से अब शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है सर। ये ग्रीन चैप्टर कौन कौन से हैं ये मैंने लिख दिए। मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्कोरिंग है, ऑप्टिक्स, ठीक, 2 ही चैप्टर इसके अंदर आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री में भी आता है, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये 2 जगह पे कवर होता है, तो इसका वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी टॉपिक है, डूएबल टॉपिक होता है, और वेक्टर्स एंड यूनिट डायमेंशन, ठीक, ये आसान टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक बड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, थर्मो भी बड़ा है, बट ये आसान है, ठीक है, आसान में गिने जाते हैं। डूएबल चैप्टर्स होते हैं, डूएबल इनके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, इनसे आप पढ़ना चालू करें। और इसके लिए मैंने एक टाइमलाइन आपको बता रहा हूं कि मंथ ऑफ नवंबर, एक जो पूरा महीना है नवंबर का, उसमें आप टारगेट लेके चलिए कि ये टॉपिक, ये पोर्शन जो है आपको कवर करना है पूरे नवंबर में, पूरे नवंबर में इसको कवर करना है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो आपको ये बात याद रखनी है कि साथ में आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड सोर्स जरूर सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड सोर्स, ठीक, स्टैंडर्ड सोर्स जरूर सॉल्व करें। स्टैंडर्ड सोर्स क्या होगा सर, कोई एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल हो सकता है, ये कोई भी अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल, या कोई स्टैंडर्ड बुक हो सकती है नीट की, नीट स्पेसिफिक बुक, ठीक, जैसे नीट की डीसी पांडे आती है, नीट की सिंगेज आती है, वैसी कोई किताब आपके पास है तो किसी एक किताब को जरूर फॉलो करें, जरूर साथ में सॉल्व करें। नहीं करेंगे सॉल्व तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा और आप लूप में फंसे रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप सिर्फ वीडियोस देखते रह जाए, वीडियो देखने से नंबर नहीं आते, वीडियो देखने से आप सब्जेक्ट को सीख भी नहीं सकते। हाँ, वीडियो देखने से आपको कंसेप्ट्स का बेसिक्स आपको पकड़ में आते हैं कि हाँ चलो, जैसे थर्मो है, आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको
बेसिक ऑफ थर्मो मिल जाएगा उसमें कि अच्छा बेसिक्स थर्मो के ऐसे, फंडामेंटल फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको थर्मो आ गया, थर्मो आपको तब आएगा जब आप कोई मॉड्यूल उठा के सॉल्व करोगे, जब सवाल लगाओगे तो कंसेप्ट अप्लाई करना सीखोगे, और अल्टीमेटली एग्जाम में तो यही करना है, कंसेप्ट अप्लाई ही करना है। इसलिए वही काम हमको डेली बेसिस पे करने जरूरी है। इसलिए मैं अभी आगे आपको बोलूंगा भी मैं आपको कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, ठीक, आगे मैं बताऊंगा ये बात। तो स्टैंडर्ड सोर्स को साथ में फॉलो करना है फ्रॉम फेज 1 इटसेल्फ। इंतजार नहीं करना है कि एंड में करेंगे। हो सकता है आप 100% ना सॉल्व कर पाओ, कोई भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल या बुक आप लेते हो तो हो सकता है कि पहले गो में आप 100% ना कर पाओ, कोई बात नहीं, आप 60% कर लो, 40% बाद में रिवीजन, जब सेकेंड टाइम रिवीजन के लिए टाइम बचेगा उसमें आप करना, पर करना जरूर, ठीक। तो फर्स्ट जो आपका फेज होना चाहिए वो होना चाहिए जहां पे आप इजी चैप्टर को टारगेट कर रहे हो, वो चैप्टर को टारगेट कर रहे हो जिसको आप, जिसपे इजीली आप स्कोर कर सकते हो, वो ये चैप्टर जिनका वेटेज भी थोड़ा अच्छा खासा है नीट एग्जाम। फिर मैंने बोला सेकंड फेज। सेकंड फेज कौन सा है? येलो फेज। ये कौन सा फेज है? इसमें जो टॉपिक्स है वो हाई वेटेज के हैं, आपको दिख रहे हैं हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं ये सारे, और इनकी डिफिकल्टी भी मीडियम होती है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं, थोड़ा ऐसा भी नहीं कहेंगे कि एकदम आसान होता है, पर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता, और इनकी वेटेज जो होती है अच्छी खासी होती है नीट के पेपर में, ठीक है। इन चैप्टर्स में से तो कई चैप्टर ऐसे जिनमें से 2-2 सवाल 3-3 सवाल भी नीट में आ जाते हैं। ये चैप्टर कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिनेटिक्स, एसी, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये वाले चैप्टर्स। इनको करने का आप एक डेडलाइन आप बना के चलो कि दिसंबर से लेके मिड ऑफ जैन तक हमको ये कवर करना है, दिसंबर से लेके मिड ऑफ जैन तक हमको ये कवर करना, इस डेडलाइन को बना के चलो कि मिड जैन तक हमको ये सारे टॉपिक, 1.5 महीने का लगभग समय मैंने इस टॉपिक को दिया है। 1.5 महीने क्यों दिया है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा टॉपिक है, मैग्नेटिक्स बड़ा टॉपिक है, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर जी बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये तो छोटे हैं दोनों, सर्कुलर मोशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टी छोटे हैं, एसी भी छोटा है, पर ये 4 टॉपिक बड़े हैं, इसलिए मैंने लगभग 1.5 महीने आपको दे दिया कि 1.5 महीने में आप इसको जरूर कवर करें। मैं आपके लिए एक पूरा प्लानर बनाकर लाया हूं कैसे कैसे करना है। फिर अगले फेज में आप क्या करोगे बेटा? अगले फेज में अब आप आ जाओगे रेड जोन में। ये वो टॉपिक्स हैं जो टफ हैं, जिनको टफ माना जाता है नहीं माना जाता है, जो बच्चों को टफ लगते हैं। ये टॉपिक्स कौन से हैं? सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, फ्लूइड, एसएचएम, वेव्स, और ईएमआई को भी मैंने यहां पे गिन लिया। ईएमआई को भी, ईएमआई टफ नहीं होता पर मैंने इसी में ले लिया। मिड जनवरी से लेके 18 फेब, 1 महीने का समय इनको आप फिर दे देना, ठीक। 1 महीने का समय आप इनको यहां पर दे दो, ठीक है सर। 1 महीने का समय इन टॉपिक्स को आप दे दो, 1 महीने लग जाएगा भैया, है ना। सीओएम, रोटेशन, फ्लूइड, ये लंबे टॉपिक्स है, बड़े टॉपिक्स है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है। एसएचएम भी बड़ा टॉपिक है, वेव भी बड़ा, 1 मंथ दे विल टेक। 1 महीने का समय आप यहां पर दे दो, और इन टॉपिक को आपका फेज 3 में आपको कंप्लीट करना है। अब मैंने आपको पहली स्लाइड की पहली लाइन में क्या बोला? कुछ छोड़ के नहीं जाना है भाई। टफ होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में टफ सवाल ही आएगा, एकदम आसान सवाल भी आते हैं पेपर में। सेंटर ऑफ मास में हो सकता है वो बोल दे कि भाई साहब ये आपके पास 3-4 पार्टिकल हैं और उनका कोऑर्डिनेट दे दे, कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दे, यहाँ पे इन चारों पार्टिकल का, और इनका कुछ मास दे दे, यहाँ का मान लो 1 kg मास दे दिया, इसका 2 kg मास दे दिया, ऐसे करके चारों का कुछ मास दे दे और पूछ ले सेंटर ऑफ मास क्या है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल, इजी सवाल भी आते हैं। हो सकता है पूछ ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ बॉडी दे दे, उसका मोमेंट ऑफ, भाई 2025 के पेपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बेसिक सवाल माना जाता है, बेसिक होता है वो रोटेशन का। तो भैया एटलीस्ट अगर आपको ये टॉपिक कम भी समझ में आते हैं तो भी आपको बेसिक करके जाना चाहिए। जो बच्चा इसको छोड़ के जा रहा है वो, मैं बोलूंगा, सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहा। एटलीस्ट अगर आप पूरा नहीं समझ पाते तो एटलीस्ट बेसिक आप जरूर करके जाए। फ्लूइड भी बड़ा टॉपिक है, फ्लूइड में भी बच्चों को दिक्कत आती है, मुझे ये बात मालूम है, बट एटलीस्ट आप बेसिक्स करके जाए। बर्नौली थ्योरम हो गया, ठीक है,
टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक। फिर उसके बाद पास्कल्स लॉ हो गया। भाई 2-4 3-4 टॉपिक तो है ना जो थोड़े इजी होते हैं, उनको तो पढ़ के जाओ। छोड़ के जाने का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता बेटा। ऐसे एसएचएम में भी एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले वाले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, टाइम पीरियड का मैं ओमेगा बेसिक निकाल के फॉर्मूला, ठीक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, ये सब टॉपिक पढ़ के जाओ। वेव्स में स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, वेव की वेलोसिटी निकालना, पार्टिकल वेलोसिटी निकालना, जो बेसिक बातें हैं। एक स्ट्रिंग में वेव जा रही है, उसमें वेलोसिटी बताओ कि वेव स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ म्यू दे दिया, टेंशन आपको दे दिया, फिर आप बताओ स्पीड कितनी आएगी। ये सब बेसिक छोटे छोटी बातें एटलीस्ट पढ़ के आओ। वेव्स इज अ बिग चैप्टर, ठीक, पर एटलीस्ट बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। ईएमआई में बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, ये भी बड़ा चैप्टर है ना। जैसे फाई का वैल्यू आपको मैग्नेटिक फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया सपोज, ठीक, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया। अब आपको निकालना है ईएमएफ, बताओ माइनस डी/dt करना होता है। तो इस तरीके के बेसिक बातें कि एक रॉड जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रही है v स्पीड से, तो ईएमएफ कितना होगा, BLV होगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो आपको जरूर करके जाने चाहिए। ये ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये टफ चीज है या ये अनडूएबल चीज, दीज आर ब्राउनी पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप नहीं बटोरोगे तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बटोर लेगा और वो आपसे निकल जाएगा आगे, इसलिए छोड़ के नहीं जाना। तो फेज 3 में इन चैप्टर पे आप फोकस करो। अगर आपको ये टफ भी लगते हैं तो भी इनके एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट्स आपको देख लो, वो टॉपिक्स कर लो जो इजी है, जो डायरेक्ट है, जो फॉर्मूला बेस्ड एटलीस्ट उतना कर लो, ठीक। फिर फेज 4 में जो बच गया वो फेज 4 में आएगा। फेज 4 का टॉपिक्स इजी ही है। सर ये इजी टॉपिक है, इनको आपने आखिर में क्यों रखा, ये तो पहले होने चाहिए। नहीं बेटा, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें जो थ्योरेटिकल ज्यादा है, जिनमें थोड़ा दिमाग में ध्यान रखने वाला चीज ज्यादा है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा चीजों को दिमाग में ध्यान रखने की बातें ज्यादा होती। मैग्नेटिज्म एंड मैटर थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप इसको एंड में पढ़ोगे, एग्जाम के क्लोज आके पढ़ोगे तो बेनिफिट है। अगर आप नवंबर में पढ़ लोगे फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे तो इस टॉपिक का कोई फायदा निकलेगा नहीं। ग्रेविटेशन को मैंने यहां इसलिए लिखा क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार पढ़ लिया, अब आप यहां से ग्रेविटेशन भी कवर करके खत्म कर लो। यहाँ पर थर्ड फेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो ग्रेविटेशन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन में हो जाता है। ये दो टॉपिक थ्योरेटिकल नेचर के थोड़े से ज्यादा है, तो इसको आप जितना लेट पढ़ोगे, जितना एग्जाम के पास पढ़ोगे उतना बेहतर, ठीक। इस टॉपिक में, इन टॉपिक्स में आपको 8 से 10 दिन ही देने हैं मैक्सिमम, तीनों टॉपिक मिला के 10 दिन, 3 दिन भी दे दोगे तो बहुत है, उससे ज्यादा इनमें है नहीं। और एंड ऑफ फेब तक आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, सिलेबस फिनिश हो जाएगा, अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो। एंड ऑफ फेब तक हमारा जो है सिलेबस यहाँ पर हम कवर कर ले जाएंगे। उसके बाद आता है फेज 5। अब हम क्या करेंगे सर, फेब के बाद हम क्या करेंगे, तो पूरा प्लान है, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, है ना, और आपको फायदा 100% मिलेगा। फेज 5 में क्या है बेटा, फेज 5 में मैंने बताया ना मॉड्यूल आपको सॉल्व करने। अब मैंने आपको बोला कि आपको पहली बार में 100% मॉड्यूल करने के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप 50% 60% भी कर ले जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जो 40%, 30-40% जो मॉड्यूल बच गया आपका, उसको आपको इस महीने में सारे टॉपिक्स का कवर करना है। ये आपकी प्रायोरिटी, ये क्या है आपकी प्रायोरिटी, ठीक। प्लस इस फेज में आपको जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या सेक्शन वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स का टेस्ट दे दिया, ठीक, मैग्नेटिज्म का टेस्ट दे दिया, थर्मो का टेस्ट दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट दे दिया, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, कि जो टॉपिक आप मॉड्यूल के जो 30% सवाल है उनको सॉल्व करके रिवाइज कर, एक तरीके से क्या हो रहा है आपका रिवीजन ही तो हो रहा है, दिस इज रिवीजन। तो जब आप ये रिवीजन कर रहे हो मॉड्यूल के बचे हुए सवाल सॉल्व करके, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन। तो और प्लस पीवाईक्यू तो चलो आप पहली बार जब पढ़ रहे होगे उसी समय पर कर लोगे, है ना, पर कुछ पीवाईक्यू अगर रह जाए तो यहाँ पे भी आप कर लेना, लेफ्ट ओवर पीवाईक्यू। तो जब आप मॉड्यूल और लेफ्ट ओवर पीवाईक्यू कर रहे होगे तो आप बेसिकली रिवीजन कर रहे होगे। तो ये 1 महीना हमने रिवीजन के लिए मार्क कर रखा, मार्च का महीना, ठीक। तो
जो बचे हुए सवाल है उनको सॉल्व करके आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन को करने का एकमात्र तरीका होता है सवालों के थ्रू ही रिवाइज कर सकते हो आप, और आपके खुद के जो नोट्स हैं उसके थ्रू। ठीक, तो ये जो रिवीजन है बेटा वो सवालों के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल के 30% सवाल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 100% मॉड्यूल एक बार में सॉल्व कोई नहीं कर पाता। 50-60%, 70% तक एक अच्छा बच्चा एक बार में मॉड्यूल पढ़ते हुए सॉल्व कर पाता है, 30% उसका रह जाता है। जो रह गए मॉड्यूल के सवाल जो आप पहली बार पढ़ते समय नहीं कर पाए, वो आपको इस फेज में करना है, और यही आपकी प्रायोरिटी है। और इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतने सवाल लगा लोगे तो मार्च के मंथ में पूरी फिजिक्स का बहुत ही धांसू तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा। और जब आप रिवीजन कर रहे होगे तब आपको फोकस करना है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट पे। तो ये टेस्ट आपको यहां पर देने हैं। टेस्ट आपको पिछले जो फेजेस हैं 4 उसमें भी देने हैं टेस्ट, पर उसमें जो टॉपिक पढ़ते जाओगे उसका करते जाओगे, वो वीकली टेस्ट टाइप का होते चले जाएगा। यहाँ पे क्या है, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने सपोज आपने मैकेनिक्स का मॉड्यूल कंप्लीट किया, तो एक मैकेनिक्स का सेक्शन वाइज टेस्ट दे दो। आपने सपोज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया मॉड्यूल सॉल्व करके, तो उसका टेस्ट दे दो। आपने ऑप्टिक्स का कर लिया तो ऑप्टिक्स का टेस्ट दे दो। आपने मॉडर्न फिजिक्स का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तो मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट दे दो। इस तरीके से मैं बात बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, मॉड्यूल के थ्रू जो बचे हुए सवाल हैं उनको कंप्लीट करना है, और उनको करते हुए जैसे जैसे आपका सिलेबस एक बार रिवाइज होते चले जाए, आपको सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट देने। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है फेज 6। फेज 6 है मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक, ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अब आप एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पीछे हो, मतलब 1 महीना दूर। इस पूरे मंथ में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इस मंथ में भैया फुल टेस्ट देने। अब मंथ ऑफ अप्रैल में चाहे जो हो जाए, आपको एटलीस्ट मतलब चाहे जो हो जाए एटलीस्ट 15 to 20 फुल टेस्ट देने। एटलीस्ट 15 to 20, 15 से 20 फुल टेस्ट देने। 15 से 20 फुल टेस्ट आपको एटलीस्ट देने हैं। मैक्सिमम अगर आप 25 तक जा सकते हो, ठीक, एक महीने में मैक्सिमम एक बच्चा 25 तक दे सकता है, पर मिनिमम 15 से 20 तो मिनिमम देने ही देने हैं। अब आपका फोकस कंप्लीटली होगा किसमें, फुल टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में क्या करना है, आपको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। कोई टॉपिक वीक रह गया उसको आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना, उसको रिवाइज कर लेना। रिवाइज का मतलब होता है नोट्स से, नोट्स पलट के देखना है कि कहाँ पे कोई टॉपिक रह गया कि नहीं रह गया। और उसकी अगर मान लेते हैं रिवीजन करते समय थ्योरेटिकल किसी पॉइंट में दिक्कत है तो एक बार थ्योरी देख लो। अगर आपको कोई टॉपिक में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने टीचर के लेक्चर का, या कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है, वाईटी के वन शॉट से, वन शॉट में भी क्या सिलेक्टिव होके, सिलेक्टिव मतलब वो टॉपिक बस जहां दिक्कत आ रही, सिलेक्टिव, पूरे वन शॉट नहीं देखने बैठना है, सिलेक्टिव। आपको यहां पे आपको क्या करना है, जिन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है उन टॉपिक का सिलेक्टिव आपको उठा के उन टॉपिक को कर लेना है, उनकी जो थ्योरी है एक बार रिवाइज कर लेना, और फिर उस टॉपिक का दोबारा से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे फोकस करना है। वो टॉपिक जो वहां गलती हो रही है उनके कुछ सवाल फिर से करो। और ये कहां से करना है आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ये आपको PYQ से करना है, और जो मॉड्यूल आपने सॉल्व किया है उसी से करना है। उसी मॉड्यूल को दोबारा, मल्टीपल सोर्सेस में नहीं जाना है, ऑलवेज फॉलो सिंगल सोर्स। जो आप ऑलरेडी एक सोर्स फॉलो कर चुके हो, अभी तक सॉल्व कर चुके हो, उसी के सवालों को, उसके जो अच्छे सवाल हैं उनको दोबारा से फिर से लगाना है। और इस तरीके से आप इस फेज में क्या करोगे, अपने आइडेंटिफाई करोगे मिस्टेक्स को, अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे, स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे इस फेज में। ठीक, इसके अलावा फॉर्मूला रिकॉल करना, ठीक है, आप खुद से जो है कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह या कुछ फॉर्मूला खुद से बना के चलते जाना, शुरू से एक पेज में लिखते जाना। एक पतली सी कॉपी खरीद लेना, 10 रुपए की आती है, उसमें फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज होते हैं, उसको लिखते चले जाना, उनको रिवाइज करना है, जिसमें आपको फॉर्मूले ऑन फिंगर टिप्स रहे। इन सब चीजों पे आपको फेज 6 में क्या करना है, फोकस करना। और इस तरीके से आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस
जब यहाँ पर आप आओगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विथ मॉड्यूल सॉल्विंग। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये मैं हर साल इंप्लीमेंट करके, मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसे ही नहीं बना दी वीडियो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। 6 महीने में मेरे बच्चों ने मॉड्यूल्स को सॉल्व किया है और उनके मार्क्स में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लास्ट ईयर का मैं आपको एक केस बताता हूं। मेरी एक बच्ची थी, उसके दिसंबर में उससे मेरी बात हुई। उसके मार्क्स, एक्चुअली क्या हुआ, उसका एक टेस्ट हुआ था तो उस टेस्ट में उसके मार्क्स कम है, तो उसके कुछ 350 के आसपास मार्क्स आ रहे थे, 350 के आसपास उसके मार्क्स आ रहे थे 720 में से, या ठीक। और उसको दिसंबर में, मैं डेट बता देता हूं, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 24 दिसंबर की ये बात है। 24 दिसंबर को उसका टेस्ट होता है। वो बच्ची मेरे पास आती है, मुझसे बात करती है और मुझे अपनी बात बताती है कि मेरे तो बहुत कम मार्क्स आ रहे। मैंने उसको ये तरीका बताया। आप सोच रहे हैं दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने बचे। उस बच्चे ने फुल फोकस करके अपने वीक पॉइंट पे काम किया और मॉड्यूल सॉल्व करने पे फोकस किया। एक एक टॉपिक वो पढ़ती जाती थी मुझसे और साथ में फटाफट मॉड्यूल सॉल्व करती जाती थी। पहले गो में उसने 50-60% मॉड्यूल सॉल्व किया और अप्रैल के महीने में जो बचा हुआ मॉड्यूल था उसको सॉल्व करने पे फोकस किया और टेस्ट देने पे फोकस किया। इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करके अप्रैल महीने में ये जो बच्ची है इसका स्कोर कंसिस्टेंटली 680 प्लस आ रहा था, कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में कंसिस्टेंसी के साथ 680 प्लस। ए मेथोडोलॉजी का फॉलो कर। और ये कब, 24 दिसंबर, मुझे डेट भी याद है, 24 दिसंबर को मेरी उस बच्चे से बात हुई थी, क्रिसमस के एक दिन पहले। उसने सिर्फ 4 महीने तरीके से पढ़ाई की, जो बातें बोली वो करी, सवाल उसने सॉल्व किए, सवालों से पीछे नहीं भागी, डाउट डेली के डेली क्लियर किए और एक आमूलचूल परिवर्तन उसको देखने को मिला। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है बेटा, है ना, ये चीज जरूर फॉलो करो। मेहनत से भागोगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये बात मेहनत करनी ही पड़ेगी, पेन चलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बेटा। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे बैकलॉग है, हम क्या करें, हमारे लिए भी कुछ बता दो। बैकलॉग है मतलब वो बच्चा पढ़ रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक। अब आपको एक लिस्ट बनानी है उन टॉपिक्स की जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और जो आपको मीडियम और इजी लगते हैं। जो टॉपिक आपको मीडियम और इजी लगते हैं बेटा, मीडियम एंड इजी टॉपिक, उनको आप यूट्यूब में कोई भी एक वन शॉट से कवर करो उनका बैकलॉग। जो टॉपिक आपको मीडियम और इजी लगते हैं, या हमारी जो लिस्ट है उसमें जो पहले और सेकंड लिस्ट में मैंने जिन टॉपिक को रखा है, अगर उनमें से किसी टॉपिक का बैकलॉग हो गया है तो उसको वाईटी से आप कवर करें वन शॉट के थ्रू। और जो टफ टॉपिक है, जो थोड़े कठिन टॉपिक है, उनको आप क्या करें, डिटेल लेक्चर से ही पढ़ें, क्योंकि अभी टाइम आपके पास सफिशिएंट है। ये बच्चे जिनका बैकलॉग हो गया है, अगर किसी बड़े चैप्टर का बैकलॉग है, जैसे रोटेशन का बैकलॉग हो गया, तो उसको आप डिटेल लेक्चर से ही कवर करें। थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ते थे तो शायद आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, 8 की जगह 10 घंटे पढ़ना पड़े, बट आप डिटेल लेक्चर से उसको कवर कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप टफ चैप्टर के लिए डिटेल लेक्चर पे जाएं जहां से भी पढ़ रहे हैं, और मीडियम और इजी चैप्टर के लिए आप क्या जाएं, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब के थ्रू आप करें, ठीक। अच्छा, जो बच्चे, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया साथ में, अब यहां पर ये वाली जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ये वाली जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, या जो अब फिर से प्रॉपर्ली शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कई सारे ऑप्शन तैयारी करने के हैं। उसमें से एक ऑप्शन है सिलेक्शन बूट कैंप। हमने सिलेक्शन बूट कैंप लेकर आए हैं, और ये जो सिलेक्शन बूट कैंप है ये नवंबर में चालू होने वाला है, फर्स्ट वीक से, ठीक है, 1 नवंबर से चालू होने वाला है। आप इसको मैं उस सिलेक्शन बूट कैंप में पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कितना डिटेल में, कितने ढंग से हम पढ़ रहे हैं उसमें। अगर आपने तैयारी अभी शुरू नहीं की है
और आप डेडिकेटेड होके 6 महीने में एग्जाम निकालने के इंटेंट से पढ़ना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ये एक ऑफलाइन बैच है। ऑफलाइन बैच का मतलब है आप यहाँ पर आएंगे, हमारे साथ रहेंगे और 6 महीने रगड़ के हम लोग मेहनत करेंगे, एग्जाम को निकालने के इरादे से, एग्जाम को निकालने के इंटेंट से मेहनत करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी चालू नहीं की है उनको हम सिलेक्शन बूट कैंप में फिजिक्स इसी पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। ये जो मैंने आपको डिस्कस किया इन स्लाइड्स में, ये जो फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसी तरीके से हम फॉलो करने वाले हैं फेजेस के फॉर्म में। ठीक है, पहले फेज 1 आएगा जिसमें मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मो ये सब पढ़ा जाएगा, फिर फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड सो ऑन। तो पहला आपके पास है कि आप सिलेक्शन बूट कैंप को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपका कब चालू होने वाला है, नवंबर के महीने में, 1 नवंबर से। ठीक, 1 नवंबर से चालू होने वाला है। ठीक, इसको अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप जाइए ऐप, उस पे वेबसाइट पर जाइए, उसमें आपको सिलेक्शन बूट कैंप करके एक बैच आपको मिल जाएगा, उस बैच में आप क्लिक कीजिए, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होगी तो वहां आपको एक नंबर भी मिल जाएगा, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन है कि एक हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। ठीक, नोवा प्रीमियम करके उसका नाम है। आप उसमें भी हम डिटेल में, जो बच्चे नोवा प्रीमियम पढ़ रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट करके भी बता देना हम कितना डिटेल में उसमें चीजों को कर रहे हैं। ठीक, बहुत सारे सवाल करते हैं, एक एक कंसेप्ट को कवर करते हैं, बेसिक से लेके ऊपर तक, जहां तक आपके नीट में आ सकता है वहां तक हम जाते हैं। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास है, जिसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन अभी जो है वो हमारे पास सिलेक्शन बूट कैंप का है, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक, और इसको हमने प्लान ही इस तरीके से किया है कि ये सिलेक्शन बूट कैंप को, इसको हमने प्लान ही इस तरीके से किया है कि अब जो बच्चे हैं, जो इन 2 सेकंड और थर्ड कैटेगरी में स्पेशली जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जिनको कॉन्फिडेंस है या जिनके बैकलॉग भी बहुत ज्यादा हो गए, वो बच्चे भी कि सर हमारे तो बैकलॉग हो गए, अब हम क्या करें, जो हमारा पुराना बैच हम उसके साथ चल नहीं पा रहे। तो इन सारी कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, उनके लिए ही इसको हमने डिजाइन किया है सिलेक्शन बूट कैंप। सबसे अच्छी बात है कि ऑफलाइन है, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई आपको यहाँ पर आकर कोई बहाना नहीं मिलेगा नहीं पढ़ने का, बहाना आपको मिलेगा ही नहीं पढ़ने का। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन बूट कैंप 1 नवंबर से चल रहा, मार्क द डेट। ठीक है, और इंफॉर्मेशन के लिए आप ऐप को या वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। अब हम कहां पर थे, हम बात कर रहे थे इन बच्चों की कि भैया जी जो है इनके बैकलॉग्स हो गए हैं, तो मैंने आपको बताया कि वाईटी का एक ऑप्शन है, या फिर आप डिटेल लेक्चर का आपके पास ऑप्शन है, जो टफ चैप्टर हो डिटेल लेक्चर से, जो मीडियम इजी है वो वाईटी से। ठीक, आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है। ठीक, डीपीपी हो गई, मॉड्यूल हो गया, या कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब, इनमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब आप उठाइए, इनमें से कोई एक ढंग का चीज आप उठा लीजिए और उसको आप सॉल्व कीजिए और अपने बैकलॉग को कवर कीजिए। ठीक, और जिन बच्चों के बैकलॉग बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, और जो बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी प्रॉपर्ली शुरू ही नहीं की है, या जिनको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा, वो हमारे साथ आकर सिलेक्शन बूट कैंप में तैयारी कर सकते हैं। यहाँ मैं, मेरी पूरी टीम, आनंद सर, सारे टीचर्स, सारे बहुत ही अच्छे टीचर्स आपको ऑफलाइन मिलेंगे और आपको पढ़ाएंगे। अब बात आती है कुछ टिप्स की। ठीक है, आखिरी स्लाइड है, आखिरी बात है, कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद हम इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए यहीं पर एंड करेंगे। पहली बात, कोई भी बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको अपनी पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का 75% जो टाइम है वो किसमें देना चाहिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 2 घंटे मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1.5 घंटा आपको सवालों को हल करने पे देना है। अगर आप सवालों से भागेंगे तो आप चाहे कहीं से पढ़ लें, आपका सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं हो पाएगा। आधा घंटा ही आपको देना है नोट्स रिवीजन पे। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक उठाया, सपोज एनएलएन, 30 मिनट आपको देना है एनएलएन के नोट्स से गो थ्रू होने पे, 30 मिनट, 30 मिनट।
और उसके बाद 1.5 घंटे का टाइम आपको देना है प्रॉब्लम्स पे, कि जो सवाल हैं ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको करने हैं। मैं ये बच्चों को बोलता हूं कि एक अच्छे बच्चे को कम से कम 40 से 50 सवाल पर सब्जेक्ट, मतलब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, डेली सॉल्व करना चाहिए पर सब्जेक्ट है। मतलब ये जो मेरा लॉजिक है ये बाकी सब्जेक्ट में भी एप्लीकेबल है। एक सब्जेक्ट के 40 से 50 सवाल एटलीस्ट आपको डेली करने चाहिए। अगर आप इससे कम सवाल डेली लगा रहे हैं खुद से, ये सेल्फ स्टडी वाली बात है ना, ये 40-50 सवाल मतलब मॉड्यूल जो सॉल्व करने की मैं बात कर रहा था उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप इससे कम सवालों को डेली कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आपके बैकलॉग्स बनेंगे, आपको कॉन्फिडेंस इजीली नहीं आ पाएगा सब्जेक्ट में। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये बेयर मिनिमम है बेटा। सबने किया था, मैंने भी किया था, मैंने भी जेई निकाला हुआ है, जेई एडवांस 2015 मैंने निकाला, ठीक। एंड वी ऑल वेंट थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। ये आपको करना ही है। हाँ, 40-50 सवालों में आपको इससे भी ज्यादा अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम मैं बोलता हूं, मेरा थ्रेशोल्ड है कि 40-50 तो एटलीस्ट एक बच्चे को करना चाहिए, जो कह रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं उसको करना ही चाहिए। तीसरा है कि अवॉइड बैकलॉग फ्रॉम नाउ ऑन। भैया अब जो भी हो गया हो गया, अब जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप हमारे सिलेक्शन बूट कैंप में आए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े, चाहे कहीं और भी पढ़े, अब बैकलॉग ना बनने दे। एक बार बैकलॉग को क्लियर कीजिए, महीने भर का समय लीजिए, एफर्ट ज्यादा लगेगा, बट एक बार क्लियर जब हो जाए तो अब दोबारा बैकलॉग ना बनना दे। टीचर के साथ चले, प्लीज टीचर के साथ चले। आपका आधा समस्या तो तभी खत्म हो जाएगा जब आप टीचर के साथ चलना सीख जाओ। मैं बिलीव मी, आधी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट, अटेम्प्ट अ टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट ही नहीं देते, ठीक है। होता क्या है, जब आप टेस्ट नहीं देते हो, जैसे मान लीजिए आपका ये रास्ता है, जैसे ये आपका रास्ता है, ठीक, ये आपका रास्ता, ये व्हाइट कलर का जो है ये आपका रास्ता है जिस पे आपको चलना है। दिस इज द पाथ, इस रास्ते पे आपको चलना है, ठीक। ये आपका सिलेक्शन है, ये गवर्नमेंट सीट है, ठीक। इस रास्ते पे चल के आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, या कोई भी बच्चा जो आम बच्चा है क्या करता है, यहाँ चलना चालू करता है, चलता चलता, फिर वो धीरे से डेविएट होने लगता है। ऐसे चलेगा कुछ दिन तक चलेगा, फिर धीरे डेविएट होने लगेगा। ये डेविएशन को रोकने का काम करता है टेस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट दोगे, आपकी आंखें खुलेंगी कि भैया हम तो गलत चले गए। आप वापस क्या आओगे, वापस पाथ पे आओगे, वापस दोबारा से पाथ पर रीओरिएंट करोगे। फिर कुछ दिन बाद आपका डेविएशन होगा, फिर आप टेस्ट दोगे, वो टेस्ट आपकी आंखें खोलेगा, आप दोबारा पाथ पे आओगे, और ये प्रोसेस चलती चली जाती है, ये प्रोसेस एंड तक चलती जाएगी। जो बच्चा टेस्ट नहीं देता वो डेविएट होते ही चले जाता है, और जब तक उसको रियलाइज होता है कि मैं डेविएट हो चुका हूं, मेरी तैयारी डिरेल हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। सो प्लीज गिव टेस्ट रेगुलरली। टेस्ट आप दे, ठीक है। हफ्ते में, मैं ये नहीं कहता कि हफ्ते में 5 टेस्ट देने हैं, 4 टेस्ट देने हैं, नहीं, हफ्ते में एक टेस्ट दे, जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसका ही टेस्ट दे, पर दे। उससे आपको पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो तो उसको आपका आउटपुट कितना मिल रहा है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आपको एक रियल टाइम एनालिसिस टेस्ट ही दे सकता है। नेक्स्ट इज टाइमली क्लियर ऑल योर डाउट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि बच्चे डाउट नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते, उनको शायद शर्म आती है, या उनको लगता है कि कोई मेरा मजाक उड़ा देगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, या वॉट एवर XYZ, कोई भी रीजन आपके दिमाग में हो सकता है। प्लीज क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो उसके 2 ही मतलब है, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो, नो स्टडिंग, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो। जो बच्चा डाउट नहीं पूछता, मैं यही मानता हूं कि या तो वो पढ़ नहीं रहा है, या फिर वो पढ़ रहा है पर डायरेक्शन लेस कुछ भी पढ़ रहा है। आज मन हो गया आज थोड़ा फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, आज मन हो गया थोड़ा सा बायो के NCERT पलट लेता हूँ, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, गोल नहीं है कि आप मुझे इतने सवाल करने हैं, ये मॉड्यूल करना है, ये DBP सॉल्व करनी है, मतलब डायरेक्शन लेस पढ़ाई चल रही है। जब डायरेक्शन लेस पढ़ाई चलती है तो क्या होता है, एक दिन कुछ पढ़ा, दूसरे दिन कुछ पढ़ा, तीसरे दिन कुछ पढ़ा,
तो फिर डाउट्स आते नहीं है, या आते भी हैं तो आपको क्लियर करने का मौका नहीं मिलता। ठीक, क्योंकि अब डायरेक्शन, भाई जैसे टीचर है उससे आप डाउट कब पूछ पाओगे? मान लो क्लास में टीचर एलएलएम पढ़ा रहा है, तो आप एलएलएम के जब सवाल लगा रहे होगे तब ना कि डेली बेसिस पे डाउट पूछोगे। अब टीचर पढ़ा रहा है एलएलएम और आप किताब खोल के बैठे हो भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स की, अब डाउट पूछने आओगे टीचर डांट के भगा देगा आपको, क्योंकि वो पढ़ा रहा है एलएलएम, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कहीं मॉडर्न फिजिक्स देख रहे हैं। तो उस केस में बच्चा डाउट पूछने नहीं आता है, जब उसकी तैयारी डायरेक्शन लेस हो या तैयारी चल ही नहीं रही, पढ़ ही नहीं रहा। तो भैया अगर आपको डाउट नहीं आ रहे हैं तो गड़बड़ है, डाउट आने चाहिए, और डाउट आपको टाइमली बेसिस पे क्लियर करने। ठीक, कंसिस्टेंट रहो बेटा, कंसिस्टेंसी इज द की। किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे आसान या एक वर्ड में मैं अगर कहूं सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहे बेटा अपनी पढ़ाई में भी और डाउट पूछने में। कंसिस्टेंटली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता 15 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी में 6 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं क्लास के बाद तो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, पर कंसिस्टेंट होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, हफ्ते के 7 दिन होना चाहिए, महीने के 30 दिन होना चाहिए। ठीक है, तो आज से जो 6 महीने बचे हैं, जो 180 दिन बचे हैं या 200 दिन बचे, जितने भी दिन बचे हैं 180 से 200 के बीच में बचे होंगे, उतने दिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना, डेली पढ़ना। डेली का गोल आपके पास होना चाहिए, हर महीने का, हर हफ्ते का गोल आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने आपको जिस तरीके से इस वीडियो में आपको बताया है, जो फेजेस के फॉर्म में आपको बताया, आपको हर महीने का आपको आपके पास गोल रखना है, तभी बेटा सिलेक्शन हो पाएगा। रैंडमली पढ़ के थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़े 4 सवाल इसके कर लिए 4 सवाल उसके कर लिए करके नहीं हो पाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा लास्ट, आपको डोंट वरी अबाउट एडवांस क्वेश्चन। एडवांस मतलब जेई एडवांस वाला बात करूंगा, एडवांस क्वेश्चन ये आपको खुद से नहीं करना है। बहुत लोग डरा रहे हैं बच्चों को एडवांस एडवांस करके, आपको ये नहीं करना है। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो मेरे लेक्चर में मैं अपने आप ही डाल दूंगा। रेलेवेंट क्वेश्चन, सारे नहीं, रेलेवेंट, जो मुझे लगेगा कि यार ये पूछा जा सकता है वो आपके लेक्चर में ऑलरेडी आ जाएगा। मेरा जो वाईटी पे भी मैं आने वाला हूं कुछ ना कुछ आपको लेकर, जिसकी अनाउंसमेंट जल्दी कर दूंगा, कमिंग सून। ठीक है भाई, आप लोग कमेंट डाल देना भाई। ठीक है, अगर आप लोग, इसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज आपको करनी है कमेंट, क्योंकि मैं इसको प्लान कर रहा हूं, तो आपको कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, कमेंट व्हाट डू यू वांट। जो बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ने से जुड़े हुए हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं, किस तरीके की हेल्प चाहते हैं, वो आपको बताना है। और अभी आप मुझे जानते नहीं हो, इतना विश्वास रखना, एंड तक साथ दूंगा, इतना विश्वास रखना मुझ पर बस। ठीक है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता है कि बंदा अगर बोल रहा है तो एंड तक रहेगा साथ। ठीक, तो कमेंट व्हाट डू यू वांट, क्या आपको चाहिए, किस तरीके की हेल्प चाहिए, किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, आपको आपकी नीड क्या है, आप वो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं। और उन वीडियोस में, यूट्यूब की वीडियोस में जो एडवांस लेवल का कंटेंट होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे अगर लगेगा कि है तो मैं उसमें डाल दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मॉड्यूल करने हैं, कोई भी एक मॉड्यूल, एनीवन, कोई भी एक, और पीवाईक्यू करने। ठीक, और पीवाईक्यू कोशिश करना कि कम से कम 25 साल के, पिछले 25 साल के कर। ठीक है, कम से कम हो सके तो 25 साल के कर लेना यार। ठीक, क्योंकि इस साल नीट में पुराने सवाल रिपीट हुए थे, ये आपको भी पता है। तो कोशिश करना 25 साल 30 साल तक के भी कर लोगे तो अच्छा ही है, बुरा नहीं। जेई मेन के जो भी सवाल है या एडवांस के जो भी सवाल है, जो मुझे लगेगा जो रेलेवेंट है नीट के लिए, वो मेरे बूट कैंप के लेक्चर में, प्रीमियम के लेक्चर में जो मैं ले रहा हूं उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। जो बच्चे मुझसे प्रीमियम में पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो देखें तो प्लीज कमेंट में बता देना कि क्या मेंस के सवाल और इवन एडवांस के भी जो रेलेवेंट सवाल है, गिने चुने सवाल है,
क्या वो आपके लेक्चर में है कि नहीं। जिन बच्चों ने प्रीमियम में मुझसे पढ़ा है और अगर वो वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बता देना है कि नहीं। और जो भी वीडियो आएगी यूट्यूब पर आने वाले टाइम में उसमें भी ये कंटेंट में इंक्लूड कर दूंगा। आपको खुद से परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया भैया। एडवांस चक्कर में एडवांस के क्वेश्चन खुद से नहीं करने। हाँ, कुछ सवाल आपको करवाए जाएंगे, गिने चुने सवाल होंगे, वो आपके लेक्चर का पार्ट होना चाहिए। मतलब आप जो भी लेक्चर जो भी वीडियो देख रहे हो उसी का पार्ट होना चाहिए, वो आपको अलग से खुद से नहीं करना है। ठीक, तो ये था बेटा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगले 6 महीने में आप क्या करने वाले। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसमें आपको आने वाले समय में सारे वीडियोस जो भी मैं बनाऊंगा, बाकी टीचर्स बनाएंगे, वो आपको टाइमली मिलते रहे। और जो हम कंटेंट लेके आने वाले हैं, ऑसम कंटेंट, ऑसम लेवल का कंटेंट लेकर आएंगे, वो आपको टाइम पर मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा कोई भी आपकी दिक्कत है, कोई भी आपकी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें जाए कमेंट करें। और जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो ऑफलाइन हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, वो सिलेक्शन बूट कैंप के बारे में जाके इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। सिलेक्शन बूट कैंप का बैच 1 नवंबर से चालू होने वाला है, तो एकदम फ्रेश बैच है, एकदम फ्रेश तरीके से हम पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, पूरा एंड तक पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। सिलेक्शन बूट कैंप के बारे में आप जानकारी आपसे आके ले लेना, वेबसाइट से जाके ले लेना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बाय बाय, जय हिंद, सायोनारा।